So for the last couple of years, India has seen bountiful rainfall. हमारे यहाँ जो बारिश हुई है काफी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रही है वो काफी अच्छी रही है। सप्लाईज में कोई कमी नहीं रही है, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो काफी कंट्रोल में देखने को मिली। फूड प्राइजेस हैं वो कंट्रोल में रहे हैं, तो फूड इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल में रहा है। फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है तो ओवरऑल जो रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो भी कंट्रोल में रहा है। लेकिन अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने ये बोला है कि इस साल जो रेनफॉल होने वाली है वो अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम रहने वाली है। मतलब आईएमडी ने ये कहा है कि 92% के आसपास इस साल की रेनफॉल रहेगी कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि औसतन बरसात अगर 100 यूनिट की होती थी पिछले कुछ साल में, तो इस साल हमको देखने को मिलेगा कि इसमें 8 यूनिट की कटौती देखने को मिल सकती है, एंड दिस वुड बी अराउंड 92% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो इसका क्या असर होगा? इसका असर पड़ेगा जो एग्रीरियन प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उस पे। हो सकता है कि जो एग्रीकल्चरल सप्लाईज हैं वो कट डाउन हो जाए, और जब एग्रीकल्चरल प्राइजेस हैं वो कट डाउन होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एग्रीरियन प्राइजेस हैं, मतलब फूड प्राइजेस हैं, उन पे एक अपवर्ड प्रेशर बनता दिखाई देगा। और ये सब कब हो रहा है? ये सब हो रहा है जब वेस्ट एशिया में ऑलरेडी एक क्राइसिस चल रही है। तो हमने ये देखा पिछले 5 साल कुछ ना कुछ टर्बुलेंसेस हैं वो लगे हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। 2020, 21, 22 हमको देखने को क्या मिला? हमको देखने को मिला ये 3 साल, 2.5 साल, 3 साल जो है वो कोविड ने डिस्टर्ब किया ग्लोबल इकोनॉमी को, और ग्लोबल सप्लाई चेन में हमको एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। अभी इसका इफेक्ट दिख ही रहा था कि हमको ये देखने को मिला कि रशिया यूक्रेन वॉर है वो शुरू हो गई। रशिया यूक्रेन वॉर अभी सीज नहीं हुई थी कि हमको देखने को मिला इसराइल पैलेस्टीन वॉर है वो शुरू हो गई। और इसराइल पैलेस्टीन भी अभी शुरू नहीं हुई थी कि हमको वेस्ट एशिया में एक नई क्राइसिस देखने को मिली, जहां पे ईरान एक गुट और दूसरा गुट कौन? इसराइल और यूएस, इन दोनों में हमको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफी डिसरप्टेड सा है। मोर सो इन द केस ऑफ ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो क्रूड है, आपका एलपीजी है, एलएनजी है, इसकी जो सप्लाई है अक्रॉस द वर्ल्ड और इंडिया में भी काफी कंस्ट्रिक्टेड सी है, और हमको इसकी वजह से आने वाले समय में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो एक चीज हो गई ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन, और दूसरा अगर ये वाला जो साल है यहाँ पे हमको रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन है वो भी हाइक हो सकता है। तो इंडिया जो है अभी तक पिछले कुछ समय से अपने गोल्डी लॉक फेज में थी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने गोल्डी लॉक फेज में थी। इकोनॉमी में गोल्डी लॉक फेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक किसी भी इकोनॉमी के लिए एक स्वीट स्पॉट होता है। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो काफी कंट्रोल में रहते हैं, और जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो भी काफी रोबस्ट रहते हैं। तो इंडिया में भी यही चीज देखी, हमने ये देखा कि जो हमारे इन्फ्लेशन नंबर हैं वो 2% से भी नीचे रहे, और जो ग्रोथ रेट हम विटनेस कर रहे थे दैट वाज इन बिटवीन 7 to 8%। लेकिन अगर ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन चलती रही बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस, और अब अगर इस साल मॉनसून में हमको डेंट लगता दिखाई दे रहा है, अगर कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि ये वाला साल हो सकता है कि साउथ एशिया है वो एल निनो फेज में एंटर कर जाए, तो हमको देखने को मिलेगा कि हम इस गोल्डी लॉक फेज से बाहर आ सकते हैं। और इसका असर किसको पड़ेगा? इसका सीधा असर जो है वो पड़ेगा हमारे फार्म सेक्टर पे। जो एग्रेरियन सेक्टर है वो डिस्ट्रेस में आएगा। इसकी वजह से जो फार्म इनकम्स हैं, जो फार्मर्स की इनकम है, वो भी एक डाउनवर्ड प्रेशर देखेंगी। और हमको ये पता है कि जो हमारा एग्रेरियन सेक्टर है उस पे एग्रेरियन प्लस एलाइड सेक्टर, उसमें 50% के आसपास हमारी आबादी है वो निर्भर करती है। तो दिस वुड बी अ सिवियर ब्लो टू द वेलबींग ऑफ आवर सिटीजनरी। जो 50% हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। दूसरा असर क्या है? दूसरी बात यह है कि कुछ एनालिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि 2020 से 2023 वाला साल था वो एक ला निना वाला फेज था। ला निना फेज जब भी आता है तो हमको ये देखने को मिलता है कि साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में, जो एवरेज रेनफॉल है वो बढ़ जाती है। मतलब उस साल की जो रेनफॉल है वो एवरेज के ऊपर चली जाती है। और एल निनो में क्या होता है? एल निनो में ठीक उलट होता है। जो एल निनो फेज की रेनफॉल होती है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज से हमेशा नीचे रहती है।
तो कई जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि नाउ इंडिया माइट एंटर एल नीनो फेज। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक चीज तो ये है कि जैसे हमारे ला निना के सालों में हमने ये किया था कि हमारे पास बम्पर हार्वेस्ट हुई थी, तो हमने एक ठीक ठाक बफर, एग्रेरियन बफर, फूड ग्रेन का एक कुशन है वो तैयार कर लिया था। तो इमीडिएट रन में तो हमको कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर एल निनो की वजह से जो रेनफॉल है वो काफी अक्यूट हो जा रही है, तो हमको देखने को ये मिल सकता है कि जो हमारे रेजर्वॉयर्स हैं, जो हमारे जलाशय हैं, वो खाली हो सकते हैं या वो कम, उसमें जो पानी जो है वो कम हो सकता है। हमको ये पता है कि इंडिया के कई एग्रेरियन रीजन हैं वो इन जलाशय, इन रिजर्वायर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो जो एग्रेरियन इनपुट है, ठीक है, इंडिया के अलग अलग ब्लॉक्स में, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हम, हो सकता है, गोल्डी लॉक फेज से बाहर निकलें, एक चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट से कंटिन्यू रह रहे हैं, तो जो ब्रेंट क्रूड है वो आपका $100 पर बैरल के ऊपर रहने वाला है। तो एक तो $100 पर बैरल क्रूड, और दूसरी चीज एग्रेरियन डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ सकती है। तो हमको ये देखने को मिलेगा जो इन्फ्लेशन नंबर हम 2% या उससे नीचे एंजॉय कर रहे थे, ये आपका 6% है, वो सरपास कर जाएगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, उसको कुछ फिस्कल स्टिमुलाई देने चाहिए, जो सिक्योरिटी नेट्स हैं एग्रेरियन सेक्टर के वो रैंप अप करने चाहिए, जिससे अगर ऐसे अनटूवर्ड इवेंट्स हो भी रहे हैं तो वी आर एबल टू वेदर देम एडिक्वेटली।